नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानधन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी हो चुकी होगी कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम उन सारे क्वेश्चनों को क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं जो किसी न किसी पेपर में कहीं न कहीं पूछे गए हैं और या तो फिर विगत वर्षों में पूछे जा सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पूरे शिद्दत से सीरीज में बने रहिए। ये क्लास आपके लिए एकदम खास होगी क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी साथियों जिसका संघर्ष अंत तक जारी रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, सर्वदाता रक्त समूह है ना। सर्वदाता रक्त समूह पूछ रहा है। पहली बात की ये ना कि हर एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया जाएगा। चलिए, सर्वदाता रक्त समूह पूछ रहा है। पहली बात की कि यानी रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे, छाप लीजिए ना। हाँ, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कार्ल लैंड स्टीनर। ध्यान दीजिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर थे किसके खोजकर्ता, ब्लड ग्रुप के। ध्यान दीजिए, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा, ए बी, ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप हैं। बट एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या ढूंढा साथियों, आरएच फैक्टर ना। आरएच फैक्टर ढूंढा, वो कौन थे, वीनर ना, वीनर थे। रीसस बंदरों पे एक्सपेरिमेंट किया गया और पाया ये गया कि ब्लड ग्रुप जो ए होता है या फिर बी होता है या फिर ए बी ना, उनमें एक विशेष प्रकार की आकृति का क्या नाम दिया गया, आरएच फैक्टर। और इसी से बन के आया ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव और ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। और इसी तरह ओ में आया ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। तो अब बात आती है, जनरल अगर क्वेश्चन पूछता है, यहाँ देखिए ऑप्शन में पॉजिटिव पॉजिटिव दे रखा है, निगेटिव। मतलब अगर हम लोगों को तो पता होगा कि रक्त समूह जब पूछ रहा है तो 4 होते, ए बी और ओ। बच्चा एक क्वेश्चन जानता है आंसर। सर्वधाता कहा जाए तो ओ होगा, सर्वग्राही कहा जाए तो ए बी होगा। सर्वदाता कौन हो गया साथियों, ओ, और सर्वग्राही कौन हो गया, ए बी। मतलब सबको ब्लड दे सकता है कौन, ओ दे सकता है, और सबसे ले कौन सकता है, ए बी। बट यहाँ पे देखिए ओ दो दे दिया, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। अब इसमें से छांटना हो तब क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जो ओ निगेटिव है ना साथियों, ये क्या है, ये सर्वदाता है। ध्यान दीजिएगा, ओ निगेटिव क्या है, सर्वदाता, और ए बी पॉजिटिव क्या है, सर्वग्राही। एकदम इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, सर्वदाता कौन सा हो जाएगा, ओ निगेटिव। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका, एकदम करेक्ट आंसर होगा। और अगर सर्वग्राही आपसे पूछ ले तो कौन, ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव क्या होता, सर्वग्राही। बट पूछा क्या है, सर्वदाता, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है यूरिया किसमें संश्लेषित होता है ना। हाँ, किसमें यूरिया संश्लेषित होता है ये पूछ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर बात कर ले यूरिया किसमें संश्लेषित होता है शरीर में ना, तो वो कौन है साथियों, वह यकृत। ध्यान दीजिएगा, यकृत में क्या होता है, यूरिया संश्लेषित होती है। अब ध्यान से समझिएगा, यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है साथियों, यकृत। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। सबसे छोटी की बात कर ले तो पीयूष ग्रंथि, कहाँ पे है, खोपड़ी में ना, पीयूष ग्रंथि। चलिए, अगर फेफड़े की बात करें ना, ये काम क्या करता है साथियों, ये करता है रक्त में ना, हाँ रक्त में ऑक्सीजन को क्या करता है, मिलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, निकालता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन को क्या करता है, रक्त में मिलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए, प्लीहा में क्या है साथियों, प्लीहा यानी स्प्लीन। क्या होता है स्प्लीन में, स्प्लीन में साथियों ब्लड क्या होता है, ब्लड स्टोर होता है। कहाँ पे, स्प्लीन में ना, ब्लड क्या होता है स्प्लीन में, स्टोर होता है। और इसी को कहते क्या, आरबीसी का, आरबीसी का कब्रिस्तान। किसे कहते, हाँ इसी स्प्लीन यानी प्लीहा अथवा तिल्ली को। ब्लड कहाँ स्टोर रहता है, इसी स्प्लीन यानी प्लीहा में। वृक्क की बात कर ले, किडनी। ध्यान दीजिएगा, यूरिया का संश्लेषण कौन कर दिया, संश्लेषित किया यकृत।
अब यह यूरिया क्या होता है, शरीर में हर जगह फैला है ना, तो किडनी क्या करता है, ये यूरिया ब्लड में मिल जाता है, तो किडनी क्या करता है, ब्लड में जो मिली हुई यूरिया है ना उसको और कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ जो भी होंगी, किडनी क्या करता है, उसे बाहर निकाल के मूत्र के माध्यम से क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। ध्यान दीजिएगा, तो वृक्क का काम क्या है, ब्लड का शुद्धिकरण करना, यानी रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन करता है साथियों, रक्त का शुद्धिकरण वृक्क यानी किडनी करती है। तो इसका क्या पूछा है साथियों कि यूरिया किसमें संश्लेषित होता है, ऑप्शन नंबर क्या, पहला यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका है ना, सबसे बड़ी कोशिका पूछा है। ध्यान दीजिए, मानव शरीर में नहीं पूछा है, यानी ये पूरे संसार में पूछा है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मानव शरीर में अंडाणु की बात करें ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये सबसे क्या है साथियों, सबसे बड़ी कोशिका है कौन, अंडाणु की कोशिका। किसमें होती है, फीमेल में ना, हम महिलाओं में ये होता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, ये शरीर की क्या है, सबसे लंबी कोशिका है। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी कोशिका। एक चीज ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ी और सबसे लंबी में अंतर आप जान रहे होंगे। सबसे बड़ा का मतलब जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं ना, उम्र में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बट लंबाई में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो सबसे बड़ा तो भले वो छोटा है, लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ना, सबसे बड़ा वही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, अंडाणु। लेकिन लंबी की अगर बात करें तो कौन सबसे लंबी है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। माइकोप्लाज्मा क्या है, यह ऑल ओवर सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका संसार की। सबसे छोटी कोशिका कौन है साथियों, माइकोप्लाज्मा। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन हो गई, शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार में सबसे बड़ा कोशिका क्या है साथियों, शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है जंग लगने पर लोहे का भार, मतलब आगे पूरा कॉलम पूरा करना है। चलिए, जंग लगने पर लोहे का भार, ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या अनिश्चित होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी धातु होगी, चाहे वो लोहा हो चाहे कोई धातु हो, उस पे जब जंग लगता है ना, जब जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है साथियों, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एक धातु है ना, चलिए हम ले लेते हैं क्या, मैग्नीशियम। ये क्या है, एक धातु है, और इसे क्या कर दे, अगर ऑक्सीजन से क्रिया करा दे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। बैलेंस करना हम अभी नहीं बता रहे हैं। अब देखिए, मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। खुद सोचिए, जब वायु और नमी धातु के साथ जुड़ जाएगी ना, उसी को हम जंग लगना कहते हैं। तो धातु तो है, इसी में आके वायु और नमी भी क्या हुई, जुड़ गई, तो इसका भार सोचिए क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ मतलब उसकी मजबूती क्या होगी, कम हो जाएगी। तो पूछा है जंग लगने पर धातु का भार यानी लोहे का भार, तो क्या ऑप्शन होगा साथियों, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, कह रहा है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है ना, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है। पहली बात की है कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, समझ लेते हैं। तो देखिए, परिवर्तन मेनली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक भौतिक परिवर्तन जिसको अंग्रेजी में फिजिकल चेंज बोलते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन जिसको अंग्रेजी में केमिकल चेंज बोलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होगा ना कि वस्तु में परिवर्तन होगा, वो फिर से पहले जैसा बन जाएगा, वो भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन हुआ अगर, तो फिर से वो पहले जैसा नहीं बनेगा। जैसे दूध से दही बन गया, तो दही से दूध बन जाएगा क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन, फिर वापस नहीं आएगा। यानी जो परिवर्तन के बाद वापस नहीं आएगा वो रासायनिक परिवर्तन, जो वापस आ जाएगा वो भौतिक परिवर्तन। चलिए ऑप्शन देखते हैं। हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, चांदी पे काले रंग की जंग लगती है, छाप लीजिए। चांदी पे किस रंग का, काले रंग का। तो बताइए, चांदी जब काला पड़ जाएगा यानी उस पे क्या लग गया, जंग, फिर से वो बढ़िया चांदी बन जाएगा क्या, नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, यहाँ पे चांदी का क्या हो गया साथियों, संक्षारण हो गया, जंग लग गई उस पे, फिर से वो वापस नहीं आएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन।
मोमबत्ती का जलना पूछ रहा है। मोमबत्ती का जलना, क्या मोमबत्ती जलने के बाद फिर आएगा वापस? नहीं आएगा। ये भी क्या हो गया, यानी ये भी रासायनिक, ये भी रासायनिक। ध्यान दीजिएगा, दूध से दही का बनना, दही से फिर दूध बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो ये कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। पानी में चीनी का घुलना, एक बात बताइए, पानी में चीनी को घोल दीजिएगा ना, क्या चीनी फिर अलग हो जाएगी? अरे आसानी से हो जाएगी अलग यार। क्यों? शादी ब्याह में सीरा उरा बच जाता तो देखिए गर्म कर देते हैं, पूरा चीनी क्या होती है? अलग हो जाती है। तो पानी में चीनी का घुलना क्या है साथियों? ये भौतिक परिवर्तन है, इसे फिर से अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? चौथा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, क्या कह रहा है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है। पहली बात की है कि पीएच मान क्या होता है, छाप लीजिए। पीएच मान क्या होता है? वह मान ना जिससे अम्ल और क्षार की क्या होती है? पहचान होती है। इसी के लिए एक बना क्या? पीएच पैमाना। क्या बना? पीएच पैमाना। खोज किसने किया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ना। पीएच पैमाने को खोजा किसने साथियों? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। क्या करता है पीएच पैमाना? अम्ल और क्षार को क्या करता है? पहचानता है ना। अम्ल और क्षार की क्या करता है? पहचान करता है। अगर पीएच मान 7 से कम तो क्या होगा साथियों? 7 से कम तो अम्ल, 7 से अगर अधिक हुआ तो 7 से अधिक तो क्या? क्षार। और अगर 7 हो गया तो उदासीन। कहाँ से कहाँ तक चलता है साथियों? ये 0 से लेके कहाँ तक? 14 तक। पीएच पैमाना कहाँ से कहाँ तक चलता है? 0 से 14। 7 मिड पॉइंट होता है और ये कौन सा पॉइंट होता है? उदासीन वाला। किसका पीएच वैल्यू होती है? जल का। और प्लस किसके? लवण के। पीएच मान कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 से कम पे आइएगा अम्ल, 7 से अधिक पे जाइएगा क्षार। तो पूछा है शुद्ध जल का पीएच मान, तो हमें भी कितना बताएं? कितना? 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? तीसरा वाला। 7.4 किसकी पीएच वैल्यू है? छाप लीजिएगा। ये रक्त का पीएच मान है, यानी ब्लड की पीएच वैल्यू। मतलब ब्लड क्या है साथियों? ब्लड क्षारीय होता है। ब्लड क्या होता है? क्षारीय होता है। 6.4 किसकी वैल्यू है साथियों? दूध की ना। दूध की पीएच वैल्यू कितना? 6.4। क्या होता है? दूध अम्लीय होता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा साथियों? 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है ना। अदिश राशि पूछा है, तो पहले चलिए ध्यान दीजिए। अदिश राशि की बात करें तो इसमें केवल क्या होगा साथियों? परिमाण होगा ना। इसमें केवल परिमाण होगा। और सदिश राशि की अगर बात कर लेना तो इसमें क्या होगा साथियों? परिमाण प्लस दिशा दोनों होगा ना। परिमाण प्लस दिशा दोनों सदिश में। अदिश में केवल परिमाण होगा, यानी यह ऐसी राशियां होंगी जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, अदिश। अब परिमाण दिशा दोनों चाहिए तो सदिश कौन कौन होती है? छाप लीजिए। अगर सदिश की बात करें तो साथियों विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। फिर ले लीजिए बल, फिर आ जाइए वेग, फिर आ जाइए साथियों किस पे? संवेग पे, संवेग, फिर आवेग। ये क्या है साथियों? और एक लिख लीजिए त्वरण। ये क्या है? ये सदिश राशियों के क्या है? उदाहरण है। अगर अदिश की बात कर ले तो दूरी, दूरी, चाल, समय, घनत्व, कार्य, शक्ति, और लिख लीजिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट कौन? दाब, यानी प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? अदिश राशि। बार बार पेपर में पूछता है ना कि दाब है, तो दाब कैसी राशि साथियों? अदिश राशि। ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। विस्थापन, बल, त्वरण। देखिए विस्थापन, बल, त्वरण किसमें है? ये सदिश हो गया, ये भी सदिश, ये भी सदिश। तो पूछा क्या है? अदिश कौन है? तो कौन है अदिश? समय। यहाँ देखिए अदिश में क्या है? समय है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है विद्युत शक्ति की इकाई है ना, यानी विद्युत शक्ति की क्या पूछ रहा है? यूनिट पूछ रहा है। शक्ति यानी सामर्थ्य। चलिए ध्यान दीजिए। अगर बात कर ले ऑप्शन नंबर 1 एम्पियर, ये किसकी यूनिट है साथियों? विद्युत धारा की ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। जूल की बात कर ले, किसकी यूनिट है? ये कार्य या फिर ऊर्जा की यूनिट क्या है? जूल है। कूलाम बात कर ले साथियों, किसका? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। वाट लग गई ना। क्या लग गई साथियों? वाट लग गई। यही क्या है? विद्युत शक्ति का क्या है? मात्रक होता है। और 1 एचपी ये भी किसका मात्रक है? शक्ति का ही। और 1 एचपी में 746 वाट होता
है। ध्यान दीजिएगा, HP मतलब हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ऑप्शन क्या, चौथा नंबर से हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है साथियों, वाट है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। लगभग सभी लोग जानते होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया साथियों। अगर बात कर ले ऑप्शन नंबर 1 ब्लेज पास्कल, इन्होंने किसके बारे में बताया, दाब के बारे में ना। ब्लेज पास्कल ने किसके बारे में बताया, दाब के बारे में। आइंस्टाइन की बात कर ले अगर, तो इन्होंने क्या दिया, सापेक्षता का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था साथियों, आइंस्टाइन के द्वारा। ठीक है, चलिए आइजैक न्यूटन की बात कर लें तो यही वो व्यक्ति है जिसके कारण फिजिक्स बहुत बड़ा हो गया ना। यही वो व्यक्ति है जिसके कारण फिजिक्स क्या हुआ, बहुत बड़ा हो गया। तो ये साथियों क्या ढूंढे, गुरुत्वाकर्षण ना। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया, ध्यान दीजिएगा, सर आइजैक न्यूटन ने। बात करने डेनियल बर्नौली की, सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय दिया इन्होंने, बर्नौली थ्योरम अपने नाम से ही दिया है। होता क्या है साथियों, एक्चुअली इसी प्रिंसिपल पर ना हवाई जहाज जो आकाश में उड़ती है ना साथियों, हवाई जहाज इन्हीं के प्रिंसिपल पर कार्य करती है। किसके, डेनियल बर्नौली के। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, आइजैक न्यूटन ने। साथियों जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में लिए गए थे हम आपके सामने रख दिए और उसके सभी तरीके से आंसर भी सामने हैं। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।